आगरा जिले में हुआ भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 9 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर पीड़ित परिवारों के लिए व्यक्त की संवेदना। सीतामढ़ी के डुमरी कला में बच्चों ने लगाए विवादित नारे। शिक्षकों के सामने बच्चों ने बदले नारे। AK-47 चलाने के नारों के साथ हुई शुरुआत। सहरसा जिले में डॉक्टर गरीबों के लिए बने भगवान। आशीर्वाद नर्सिंग होम में कम पैसों में हो रहा इलाज। मरीजों को नहीं जाना पड़ रहा राजधानी। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। VIP न्यूज देख रहे हैं आप। विधानसभा 4 दिनों के लिए उसकी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि 4 दिन का अवकाश है। आज शिवरात्रि की वजह से है, कल भी अवकाश है, फिर शनिवार और रविवार भी अवकाश है, यानी कि 4 दिन तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित है। लेकिन आज उस हिसाब से देखा जाए तो बजट सत्र का 15वां दिन है, और अगर अब तक के पूरे इन 15 दिनों को देखा जाए तो सिर्फ हंगामा देखने के लिए मिला है। महंगाई के मुद्दे को उठाया गया, शराबबंदी के मुद्दे को उठाया गया, रोजगार को उठाया गया, जनता से जुड़े तमाम सरोकार के मुद्दों को उठाया गया है। सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हंगामा देखा गया है। अगर कल की भी तस्वीरों को आप विधानसभा के भीतर की याद करेंगे तो तमाम तस्वीरें हैं जो उभर कर सामने आती हैं। शराबबंदी को लेकर कल जिस तरह से विधानसभा के भीतर हंगामा हुआ है, जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया है और शराबबंदी को फेल बताया है। और आपको बताते हैं, अब ये देखिएगा, एक तस्वीर ये भी है जब एक विधायक साहब ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को लेकर विधानसभा के भीतर पहुंचे थे, और जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि वो आखिर ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को लेकर क्यों पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनकी तबीयत खराब है, तो एक डॉक्टर होने के नाते मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं उनकी जांच करूं, इसलिए मैं लेकर आया हूं। याद कीजिएगा वो तस्वीरें जब विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए थे RJD के MLC सुबोध राय पर, और गुस्से में आकर अपने तेवर को तल्ख करते हुए, अपने अंदाज को तल्ख करते हुए उन्होंने कहा था कि हम बोल रहे हैं तो आप चुपचाप होकर बैठिएगा, क्योंकि उन्होंने एक ही सवाल को दोहरा दिया था और जिससे मुख्यमंत्री साहब गुस्से में आ गए थे। और उस दिन की घटना के बाद फिर RJD के एक विधायक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को लेकर विधानसभा के भीतर पहुंचे, और उन्होंने कहा कि अब चाचा को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। अगर मीडिया सवाल करती है तब भी वो तिलमिला उठते हैं, विपक्ष सवाल कर देता है वो तब भी तिलमिला उठते हैं, और उसी के चलते वो ब्लड प्रेशर की मशीन लेकर आए हैं, क्योंकि वो पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, और इस नाते मुख्यमंत्री साहब के स्वास्थ्य की जांच करना उनकी जिम्मेदारी थी, उनका कर्तव्य था, और उसी कर्तव्य को निभाते हुए इस खबर पर हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आज 15वां दिन विधानसभा में बजट सत्र का, लेकिन आज अवकाश और 4 दिन के लिए कार्यवाही स्थगित है विधानसभा की। लेकिन अगर अभी तक की इन 15 दिनों पर नजर डाली जाए तो क्या कंक्लूजन निकलकर सामने आता है? अब तक का निष्कर्ष क्या कहता है प्रशांत जी? पूरे मुद्दे को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा और विधान परिषद के जो कार्यकाल बजट सत्र का चला, इसमें बजट पेश होने के बाद लगातार जो पहले सदन 2 भागों में चलता है, एक तो 10:30 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, और उसके बाद 3 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। लेकिन आप देखेंगे कि सुबह की जो कार्यवाही है रोज वो उसमें स्थगित करना पड़ता है। जिस तरह से विपक्षी विधायकों का विरोध होता है छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, क्राइम को लेकर के, और भी जो मामले हैं उन मामलों को लेकर के। और सबसे बड़ी बात है कि इस विरोध के कारण हंगामा हमेशा से हंगामे में चला जाता है। जो काम होना चाहिए, जो दैनिक जो काम है, जो लोगों की सुविधाओं के लिए काम है, लोगों के भलाई के लिए जो निर्णय होने हैं, वो निर्णय नहीं हो पा रहा है। जैसे कल ही बजट पेश किया जा रहा था पथ निर्माण विभाग का, और उस दौरान में जिस तरह से सदन में हंगामा हुआ, उससे साफ जाहिर होता है कि
सदन के अंदर जिस तरह से लोगों की सहूलियतों को सामने रखकर उन मुद्दों पर डिस्कस होना चाहिए या उन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा जाना चाहिए, उसके इतर अभी ये हो रहा है कि सदन की कार्रवाई कभी भी लोगों की भलाई के लिए नहीं हो पा रही। आप देखिएगा कि पूरे जो 15 दिनों के कार्यकाल हैं, इस पूरे 15 दिनों में सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्णय नहीं हो सका है जिससे जनता जो है खुश हो जाए, या विपक्ष के कोई ऐसा मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास जिससे विपक्ष ये साबित करने में सफल हो जाए कि सरकार की नाकामी कहां कहां है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि सदन जो चलना है वो 23-24 मार्च तक वो तो चल जाएगा, लेकिन आम लोगों का इसमें कोई फायदा नहीं हो पाएगा क्योंकि खर्चे तो बहुत होते हैं। आपको पता है कि सदन चलाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और जितने सदस्य हैं उनको भत्ता, वेतन, ट्रैवलिंग कॉस्ट, ये सारा कुछ दिया जाता है, लेकिन उसका फलाफल जनता को नहीं मिल पाता है। ये बहुत ही दुखद विषय है। ये जो हंगामा हम देख रहे हैं सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगातार चल रहे हैं। ऐसे में नुकसान सिर्फ होगा तो जनता का होगा, बाकी चाहे फिर मुद्दा कोई भी उठाता रहे और मुद्दे को दबाने की कोई भी कोशिश करता रहे। क्यों प्रशांत जी? प्रशांत जी सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है प्रशांत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर हम कल की भी तस्वीरों को याद करें और उसकी अगर बात कर लें, उससे पहले आपको कुछ और बातें भी बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का जो फैसला था, सोमवार को ही अब सर्वदलीय बैठक होगी, यानी कि अब सोमवार को ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आरजेडी विधायक ने नीतीश कुमार का खेल है, शराबबंदी फेल है जैसे नारे भी लगाए थे। कल की तस्वीरों को याद कीजिएगा कि विधानसभा के भीतर किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और उसी समय पर आरजेडी के विधायक ने कहा था कि नीतीश कुमार का खेल है, शराबबंदी फेल है। शराबबंदी को विपक्ष लगातार इस बात को लेकर जिक्र करता आया है, लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए आया है कि शराबबंदी पूर्णतः विफल हो चुकी है बिहार के भीतर। कल 14वां दिन था और कल भी हंगामेदार रहा। विधानसभा और विधान परिषद में शराबबंदी को लेकर जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। विधानसभा में सीएम के सामने ही विपक्ष के सदस्यों ने नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाए। अब सोचिएगा कि मुख्यमंत्री के सामने ही विपक्ष ने हाय हाय के नारे लगाए और मुख्यमंत्री साहब देखते रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर तंज कसा और कहा कि बंगाल चुनाव में जाना है, बंगाल की खाड़ी से उनकी अंतरात्मा को निकाल कर लाएंगे। वहीं उन्होंने एक बार फिर मंत्री राम सूरत राय का मामला उठाते हुए कहा कि इनकी भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। विधानसभा में शराबबंदी को लेकर जोरदार नारेबाजी, हंगामा और उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने एक बड़ा फैसला लिया। सोमवार को सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें सभी दल के बड़े नेता शराबबंदी पर चर्चा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा है कि दलीय नेताओं के साथ बैठक करके इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। यानी कि इस बैठक से एक बात तो साफ हो जाती है कि विधानसभा अध्यक्ष भी इस बात को मानते हैं कि शराबबंदी बिहार में सफल नहीं है, विफलता की ओर है, विफल हो चुकी है और विफलता की ओर वो बढ़ रही है। बीजेपी के एमएलए संजय सरावगी ने विधानसभा में कहा कि कोई माई का लाल बीजेपी के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। वहीं विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने शराब बेचने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि अगर शराब दोगुने या तिगुने दाम पर बिकेगी तो अवैध कारोबार टूट जाएगा, इससे सरकार को राजस्व में भी फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है। विधानसभा में किसी ने कुछ कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर पक्ष रख रहा हूं। चार दिनों तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और अब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लेकर चलते हैं आरजेडी के कार्यालय में पटना में, जहां तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी
और आप सब लोग जानते हैं कि रामसूरत राय मंत्री हैं, एक स्कूल चलता है, वहाँ से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। लगातार नीतीश कुमार जी कहते रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरीके से सफल है, और हम लोगों ने भी कई बार शराबबंदी की असलियत को आप लोगों के सामने भी साझा किया है। और ये केवल हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, कई जाने माने अखबारों में भी ये बातें निकल कर के आई हैं, और कई एक मंत्रियों के सामने जो है एक गंभीर मसला सामने आता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कई ऐसे मंत्री हैं जिन पे बलात्कार के, अपहरण के, मर्डर के गंभीर मामले भी हैं। हम लोगों ने सदन के पटल पे भी कई बार जो है सबूत को रखने का काम किया, और जब नीतीश कुमार जी को हम लोग जब बोलते हैं तो नीतीश जी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनको कुछ खबर ही नहीं हो, कुछ पता ही ना हो, एकदम अनजान बने जाते हैं। इसलिए हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं। पिछले बार भी आपने देखा होगा, जब विधानसभा की शुरुआत हुई थी तो मेवालाल चौधरी जी को मंत्री बनाया गया था। नीतीश जी को कोई खबर ही नहीं था उनके घोटाले के बारे में, लेकिन उन्होंने मंत्री बना दिया था। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्तगी होनी चाहिए, लेकिन मेवालाल चौधरी जी को हटा करके किसको बनाया गया? अशोक चौधरी जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। जो उनकी बोर्ड की जो मीटिंग हुई, जो कंपनी में धांधली हुआ था उनकी पत्नी का भी जिसमें नाम था, जो कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है केस, बाकायदा सबूत थे कि माननीय अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो बाकायदा जो है मीटिंग, जो है बोर्ड मीटिंग, वो अटेंड करते थे, ऑन रिकॉर्ड है वो। लेकिन फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिन पहले एक मंत्री हैं जिनके भाई पूरे बिहार घूम रहे थे, सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यक्रम में जाकर के उद्घाटन करना, कोई एक जिला की बात नहीं थी, लगभग जो है 15-20 जिला जा करके उद्घाटन किया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल जो हम लोगों ने सदन पे जो मामला उठाया है रामसूरत राय जी का, आप बाकायदा देखिएगा, कोई हम लोग आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन ये एफआईआर की कॉपी भी है हमारे पास। कल ये सदन में भी हम लोगों ने रखने का काम किया, जो एफआईआर की कॉपी है। इसमें बाकायदा गाड़ी नंबर, कौन से ट्रक से कहाँ, कितना क्वांटिटी में क्या क्या दारू, कैसे क्या क्या मिला, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हमारा कहना है कि वहाँ जो विद्यालय है, वहाँ के जो संस्थापक हैं वो जो है रामसूरत राय हैं, वह स्थापक जो है वो उनके भाई हंसलाल जी हैं। ये अगर आप नाम देखें तो संस्थापक में रामसूरत राय और व्यवस्थापक में इनके भाई हंस राय, ये, और ये जो है उनकी स्कूल जहां से शराब की जो बरामदगी जो हुई है, ये तो हम लोगों का ये कहना है कि जब सब कुछ है, सबूत है, सब कुछ है, तो विधानसभा में भी
मंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दी, ना मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दी। ये इससे ज्यादा गंभीर मसला और क्या हो सकता है? बिहार के डीजीपी ने कई बार कह रखा है, जो इसमें पूर्व में जो डीजीपी थे उन्होंने क्या कहा था कि कई थाने जो हैं वही शराब की बिक्री करवाने का काम करते हैं। और अभी एक एजेंसी है, उसके रिसर्च स्टडी को लेकर के अभी बातें आई हैं, बिहार में लगभग जो है 30 लाख लीटर से अधिक शराब जो है लाया जा चुका है बिहार में। तो 30 लाख ही नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि 50 लाख से भी लीटर से भी अधिक आया होगा। ये इंडिया स्पेंड नामक की एक एजेंसी है और पुलिस खुद स्वीकार करती है कि 9 लाख शराब की बरामदगी जो है उन्होंने करने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब 9 लाख शराब अगर पुलिस मान रही है कि आया है, मान लीजिए पटना में बरामदगी हुई है, तो 10-15 जिला होकर के आया होगा। तो 10-15 जिला होकर के कैसे आया भाई? आपने जो क्या कार्रवाई की उस पे लेकर के, अगर आप दूसरी ओर अगर आप देखिएगा शराबबंदी में क्या माहौल बना हुआ था कि जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जो शराब के नशे में ठुमके लगा रहे थे, बार बालाओं के साथ नाच रहे थे, जो जदयू के एमएलए थे। हम सब ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन अब तक जो है क्या कार्रवाई हुई है? यह गंभीर मसला है। यानी कंट्रोल किसका है? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, पार्टी में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, सरकार में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, लेकिन किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहा? अनजान कौन है इन सब मसलों से? नीतीश कुमार जी। भाई कैसे आप सरकार चला रहे हैं? कैसे आप पार्टी चला रहे हैं? क्या आपके मंत्रियों का आपको पता नहीं होता? तो इसलिए हम लोग लगातार इस मसले को उठाते रहे कि एक बिहार में एक पैरेलल मार्केट बन गया है शराब को लेकर के। लगभग 20,000 करोड़ का एक ब्लैक मार्केट अलग से बन गया है। आज का सबसे अच्छा व्यवसाय करना, सबसे मुनाफेमंद व्यवसाय करना हो गया शराब की बिक्री करो, सबसे ज्यादा मुनाफा अगर होगा। और आप बताइए, मंत्री जी का स्कूल है, ये जो पिक्चर जो आप देखेंगे ये मंत्री जी का स्कूल है। अब ये स्कूल है श्री अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, नाम सुनिए, ये ज्ञान विद्या मंदिर है। और इस ज्ञान विद्या मंदिर में मंत्री जो हैं वो शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार की? क्या संदेश जाएगा? कार्रवाई बड़े लोगों पर नहीं होती, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, जिनके पास पैसा नहीं है कि वो बेल करा सके, बिना ट्रायल के जो लोग जेल में हैं, अधिक से अधिक दलित परिवार, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा भर्ती हैं जेल में। लेकिन क्या कार्रवाई की गई? तो हम लोग तो ये सवाल लगातार उठाते रहे। ये कोई सवाल शराबबंदी अच्छा नियम है या बेकार नियम है इसकी नहीं है। ये है कि अगर कानून बना है तो उस कानून को आप जो है लागू करवा पा रहे हो कि नहीं करवा पा रहे, जमीनी स्तर पे ईमानदारी से। जो दोषी है वो जेल में रहे, लेकिन जो निर्दोष है वो बाहर रहना चाहिए। हम तो पूछना चाहते हैं, जो ये एजेंसी कह रही है 30 लाख लीटर अगर शराब आए हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? और आपके एमएलए, मंत्री से लेकर के सब जो है दारू बिकवाने का काम कर रहे हैं। एफआईआर तक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एविडेंस दे दिया जाता है, तो भी नीतीश कुमार जी बेबस नजर आते हैं सामने। नीतीश जी की ऐसी हालत होगी कि इनसे ज्यादा कमजोर
बेबस मुख्यमंत्री बिहार में नहीं है, आज तक मिला, या पूरे देश में आप कह लीजिए। कितना कमजोर, थका हुआ, बेबस, मजबूर मुख्यमंत्री इस देश में और कोई नहीं होगा जितना नीतीश कुमार जी। आखिर क्या आपत्ति है भाई? आपको इतना एविडेंस होने के बाद भी जो है आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वजह तो बतानी पड़ेगी। होम डिपार्टमेंट आपके अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री भी आपके अंतर्गत आता है, क्या कार्रवाई की गई? और जिन कुछ अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई की गई है वो अधिकतर से अधिकतर जो है वो वंचित समाज के। एक तरह से बस दिखाया जाता है कि इतनी शराब जो है पकड़ा दी गई, लेकिन ये सोर्स कहां से है, ये आता कहां से है शराब? तो हम तो कह रहे हैं कि जो शराब माफिया हैं, असली में शराब बंदी नहीं हुई है बिहार में। असली माफिया बिहार का शराब माफिया अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी है। और हम लोग चाहते हैं कि तुरंत जो है मंत्री राम सूरत राय जी को बर्खास्त किया जाए, वो आए, स्पष्टीकरण दे, सबूत पेश करें कि मामला क्या है। और इससे कोई अगर जुड़ा मामला है आप लोगों के पास तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं मजबूर हैं, बेबस हैं, कमजोर हैं, थके हुए हैं। अब वजह तो वही बता पाएंगे। मंत्री राम सूरत राय का कहना है कि अगर इसमें मेरा नाम आता है तो मैं राजनीति से नहीं बल्कि जीते की सिलसिले में। नहीं, इसमें नाम क्या आना है? अब क्या बचा है? स्कूल के संस्थापक वो हैं, उनके भाई जो हैं उन पे एफआईआर है, और क्या आपको चाहिए? तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है। जमीन उनकी है, शराब वहां से मिली है, जवाब तो बनेगा। अगर बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके भाई पे एफआईआर होती है तो अरे कहने और तो कागज हाउसों में कहते जरा, विधानसभा में सबूत के साथ कह रहे हैं कि कोई किराएदार है, किसी को किराए पे चढ़ा। एग्रीमेंट आप देखे हैं, हम देखे हैं, आप मान लीजिएगा क्या बोलने से? तो और क्या है? बिहार में अगर एजेंसी सर्वे कर रही है, अगर 30 लाख लीटर शराब आया है और बिहार के पूर्व डीजीपी कहते हैं कि इसमें थाने का इन्वॉल्वमेंट है, मंत्री शराब, उनके अड्डों से शराब मिलता है, जदयू के एमएलए शराब पीते हैं। इससे पहले कई एक शराब माफियाओं के साथ 2 साल पहले नीतीश कुमार जी का फोटो हमने ही रिलीज किया था सीएम हाउस में ड्राइंग रूम से, आरा के जो थे माफिया। आप लोग भूल जाते हैं, फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती है। तो जो संरक्षण देगा क्यों दे रहा है? यानी उसका कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट है। अरे कहने पे आप लोग क्यों जाते हैं भाई? लिखतंग के आगे बकतंग काम नहीं ना करता है। ऐसा ऐसा चैलेंज देते रहे ना भाई, हमको क्या चैलेंज कर रहे हैं? उनको तो स्पष्टीकरण, एविडेंस आपको दिखाया, कुछ कागज दिखाया। अरे आरजेडी किस नेता, इसमें क्या बताएंगे भाई? वही बताए ना, उनकी जमीन है, जमीन उनकी है कि नहीं है, उनके पिता के नाम पे है कि नहीं है, उनपे भाई पर एफआईआर है कि नहीं है, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं कि नहीं है, वो इस संस्था के संस्थापक हैं कि नहीं है, उस विद्यालय के। और क्या बचता है? तेजस्वी जी, सदन में जवाब नहीं आया, क्या इस मामले को लेकर आप सड़क तक जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को उतारेंगे? नहीं, हमने कहा एक आध मंत्रियों की बात नहीं की। हमने कहा है नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% मंत्री जो हैं वो दागी हैं, जिनपे कई पे गंभीर मामले भी चल रहे हैं। और यही नहीं, मेवालाल चौधरी का नीतीश जी को कहाँ पता था?
मुकेश सहनी जी का भाई उद्घाटन फिरते चल रहे हैं, वो कहाँ पता था? अशोक चौधरी जी का कहाँ पता था? और जितने 64 मंत्री बने हैं, ये तो बाकायदा एफिडेविट ना देते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री को नहीं पता था बनाने से पहले। वो तो एकदम अनजान हो जाता है, अरे हम कहाँ पता है हमको। तो अरे चुनाव की बात नहीं, यहाँ तो भैया नीतीश कुमार जी के पास गृह डिपार्टमेंट है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शराबबंदी लागू है, तो मंत्री अधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके एमएलए इन्वॉल्व हैं, तो उनको तो जवाब देना चाहिए ना। देखिए, हमको इन सब चीज़ों पे नहीं कहना है, कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। तेजस्वी जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया हैं। आपने कहा कि 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी है, पप्पू यादव इसे 50,000 करोड़ बताते हैं। रकम जो भी हो, क्या ये सारी जो अवैध जो पैरेलल इकोनॉमी है, पैसा है, नीतीश कुमार जी के पॉकेट में जाता है? अब कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? किसी ना किसी के पास तो जा रहा है, और जब जा रहा है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी की इसको ढूंढे। अगर पैरेलल मार्केट, अगर ब्लैक मार्केट बना है, चाहे 20,000 करोड़ का हो या 50,000 करोड़ का, तो इसमें तो सरकार को कार्रवाई करनी है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो शक तो उन्हीं पे जाएगा कि वो संरक्षण दे। नहीं, इसमें तो हम लोगों ने पहले भी ट्वीट किया ही है, कल रात में हमने देखा, और इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और चुनाव जब आता है तो तरह तरह के हथकंडे जो है भाजपा के लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पिछले ही चुनाव में देख लीजिए, हम पे मुकदमा कर दिया था हत्या का, उल्टा सीधा आरोप लगाया था। अब कल की जो घटना हुई है, ये गंभीर मसला है, और अब तो ये मामला टीएमसी जो है इलेक्शन कमीशन शिकायत करेगी, तो उसमें अब इलेक्शन कमीशन देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बहुत ही गंभीर मसला है, एक मुख्यमंत्री पर इस तरह पे हमला हम लोग देख रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ममता का कहना है कि बीजेपी की साजिश और उनके ऊपर ये हमला करवाया जा रहा है जानबूझकर। हम तो कह ही रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ती है। कांग्रेस की सियासी सीबीआई जांच कराने की भी मांग कर दिए तेजस्वी जी। अब बीजेपी अब कुछ भी कहा, अभी इलेक्शन कमीशन के पास ये गया है शिकायत, अब इलेक्शन कमीशन में शिकायत गया है तो जरा देख लीजिए। तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी थोड़ा नाराज चल रहे हैं सरकार से, तो क्या मान लिया जाए कि अब जो उनके ट्वीट में छुरा भूखने का जो आरोप लगाया था वो जख्म भर गया? नहीं नहीं, हमको उस पर टिप्पणी नहीं, अभी तो बताना ना चाहिए कि भाई क्या कार्रवाई हुई उन पर। बाकायदा मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा लेना चाहिए था, लेकिन असफल रहे। ठीक, कहाँ? तो अभी खत्म हो गया क्या 5 साल? अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, तो बाद में इस सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये मसला इतनी गंभीर है, हम लोग तो चाहेंगे कि भाई जा करके आप लोग भी थोड़ा सबूत ढूंढिए। एक सवाल, आखिरी सवाल, रालोसपा के जदयू में शामिल होने की बात कही जा रही है, रालोसपा मजबूत होगी, जदयू मजबूत होगा, क्या कयासों पे अभी बात नहीं किया जाता जब तक कुछ पूरी तरीके से ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो। तो तेजस्वी यादव बोल रहे थे और तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के भीतर 64% दागी मंत्री बैठे हुए हैं। अब ऐसे में कैसे उम्मीद करेंगे आप कि बिहार की तस्वीर बदलेगी? कैसे उम्मीद करेंगे आप कि अपराध वाला ग्राफ नीचे की तरफ आएगा? साथ ही उन्होंने इस बात को भी कहा कि जेडीयू के तमाम विधायक, एमएलए ऐसे भी हैं जो नशे में चूर रहते हैं और ऐसी तमाम तस्वीरें वायरल हुई हैं। शराबबंदी को लेकर उन्होंने बोला है और उन्होंने कहा कि एक स्कूल की तस्वीर दिखाते हुए कि इस स्कूल से जो शराब पकड़ी गई है
और इस स्कूल के संस्थापक का नाम अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इस स्कूल के संस्थापक का नाम है मंत्री रामसूरत राय और उनके भाई, दोनों का नाम संस्थापक के रूप में लिखा हुआ है और उनके स्कूल से शराब का पकड़े जाना बिहार की सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इतना कुछ हो जाने के बाद, इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद, और वो भी तब जब हम सबूत विधानसभा के पटल पर रख रहे हैं, उसके बाद भी आखिर सरकार किसी भी तरह का कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रही है। आखिर क्या वजह है कि सरकार एक्शन नहीं ले रही है। सीएम नीतीश किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई होता है यार। किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों, यह सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने पूछा है। उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 64% मंत्री कैबिनेट के भीतर दागी बैठे हुए हैं। अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि मंत्री अशोक चौधरी पर भी आरोप लगे हैं, मेवालाल चौधरी पर आरोप लगे हैं, रामसूरत राय और उनके भाई पर भी अब उनके स्कूल से शराब पकड़े जाने का मामला सामने आया है। बिहार से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर तमाम सवाल उन्होंने आज उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर मुख्यमंत्री साहब इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं, या आखिर वो इतने खामोश क्यों हैं। अगर पार्टी में सर्वोपरि वही है, अगर पार्टी उनके इशारों पर चलती है, सरकार उनके इशारों पर चलती है, तो उसके बाद भी आखिर वो किसी भी तरह की कार्रवाई करने से क्यों डर जाते हैं, क्यों चुप हो जाते हैं, क्यों खामोश हो जाते हैं। ये तमाम वो सवाल जो पूछे जा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे पटना से संवाददाता कुमार गौतम लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, तेजस्वी यादव ने तमाम सवाल उठाए और मुख्य बिंदु उनका शराबबंदी रहा। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि जिस स्कूल से शराब पकड़ी गई है उसके संस्थापक के नाम पर मंत्री रामसूरत राय का नाम लिखा हुआ है। आखिर नीतीश कुमार कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल राणा, पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव सीधे तौर पे सरकार को घेरते रहे, सरकार से सवाल पूछते रहे कि आखिर वैसे मंत्रियों पर या फिर जदयू के वैसे एमएलसी पर जिनके ऊपर तेजस्वी यादव नाम लेके आरोप लगा रहे हैं कि उनके घर से या उनके शराब से तस्करों के साथ अगर संबंध है, या फिर बिहार में जो शराब लाई जा रही है उसको संरक्षण दे रही है सरकार, या फिर कहीं ना कहीं जो तस्वीरें खिंचवाई जा रही है जिसका फोटो भी दिखाया तेजस्वी यादव ने, साफ तौर पे उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है शराबबंदी कानून के आड़ में शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है। और खुद सदन के अंदर वो कह रहे हैं कि रामसूरत राय का नाम ले रहे हैं। हालांकि रामसूरत राय का नाम लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और आज महाशिवरात्रि के मौके पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से सवाल पूछे, तो अब सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे होती नज़र आ रही है कि नाम के साथ साथ जो है उन तमाम साक्ष्यों को भी तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये पूरे बिहार में जो शराबबंदी कानून है वो किस तरीके से फेल है। तो कहीं ना कहीं इस कानून के ऊपर उन्होंने कोई भी सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने इतने बड़े और कड़े कानून को बनाया है या जो सरकार लागू कर रही है, यदि उसके मंत्री या विधायक या एमएलसी यदि उसका पालन नहीं करते हैं या उनका संबंध है शराब तस्करों से, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और ये जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि एक बात और उन्होंने कही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों
में सबसे ज़्यादा थके हुए, लाचार और बेबस मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर के भी तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि अब ये जो डबल इंजन की सरकार है वो फेल है, जो इनका कानून है वो फेल है, जो इनका प्रशासनिक रवैया है वो पूरी तरीके से विफल है। और खुद सरकार के ऊपर और सरकार के मंत्रियों के ऊपर जब शराब को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इस बात का अंदाज़ा राना लगाया जा सकता है कि किस तरह से तेजस्वी यादव लगातार इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही पता है गौतम, इस बात को भी ध्यान देना होगा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव बोले हैं, तो क्या अगर वो स्कूल को लेकर आरोप लगा रहे हैं, अगर वो रामसूरत राय को लेकर आरोप लगा रहे हैं शराबबंदी पर, तो सरकार को जांच तो करानी चाहिए। जांच में तेजी क्यों नहीं है? जांच में वो रफ्तार क्यों नहीं नजर आ रही है? साथ ही उन्होंने और तमाम बातों का भी जिक्र किया है, उन पर भी किसी भी तरह का एक्शन होता हुआ नजर क्यों नहीं आता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि आखिर जब नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव और वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि मामला गंभीर है। और यदि किसी व्यक्ति का नाम लेकर के, उसके संस्थान का नाम लेकर के यदि साक्ष्य दिए जा रहे हैं, तो इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार भले ही बचाव करती नज़र आ रही हो, आपने देखा कि जितने देर में तेजस्वी यादव आधे घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिन लोगों ने कि जो प्रवक्ता हैं उनके भी जो हैं अपनी तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। और मैं नाम लेना चाहूँगा निखिल आनंद का, जिन्होंने सबसे पहले जो प्रेस रिलीज जारी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जिस मंत्री का नाम ले रहे हैं तेजस्वी यादव, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब बचाव पक्ष की मुद्रा में पूरा बीजेपी एनडीए का जो घटक दल है वो जुट गया है। एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जदयू और जो हिंदुस्तान आवामी मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम जो गठबंधन के जो नेता हैं वो अब बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। और रामसूरत राय चूँकि यादव जाति से आते हैं, तो देखिए काट बिहार में किस तरीके से राना खेला जाता है किसी मामले को लेकर के। अब बीजेपी ये कह रही है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ही एक नई रणनीति शुरू कर रहे हैं। मतलब कि आरजेडी जो है यादवों को नहीं देखना चाहती है या नापसंद करती है, या फिर मतलब ये कि जो लॉबी होती है पार्टीगत की जो लॉबी होती है, तो अब इसमें जो सरकार के जो अंग हैं और जो सरकार की जो पार्टियां हैं वो अब ये कहने में जुट गई है कि कहीं ना कहीं अब जातिगत कार्ड के जरिए रामसूरत राय पर हम जो अटैक किया जा रहा है ये विपक्ष की साजिश है। तो कुल मिलाकर कहें कि अभी ये जो पॉलिटिकल जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो आने वाले बजट सेशन में भी दिखाई देगा। इसके अलावा जब बजट सेशन नहीं होगा, जैसे आज सदन नहीं है, तो विपक्ष जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमला कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार के मंत्री का नाम लेकर के तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, तो इस पर एक कार्रवाई, इस पर एक ठोस कदम सरकार को उठाने की ज़रूरत है। लिहाजा ये अब देखना होगा कि कितने बचाव के साथ साथ रामसूरत राय के ऊपर कब एक्शन लिया जाता है या सरकार क्या करती है। इसलिए क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव ने आज एक और बात कही कि सरकार को जब भी जगाने की कोशिश करते हैं तेजस्वी यादव, बात चाहे मेवालाल चौधरी की हो। मेवालाल चौधरी जब शिक्षा मंत्री बनाया गया था तो 2 घंटे के अंदर उनको फिर इस्तीफा देना पड़ गया। तो क्या मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है कि मेवालाल चौधरी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं? इसके अलावा भी अभी भी मुख्यमंत्री को ये बताया गया कि पेपर लीक हुआ, तब जाकर के सदन के अंदर उन्होंने बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, उनसे बात की। उसके बाद जाकर के पेपर लीक के मामले में उस पर एक्शन लिया गया। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं होती है और तेजस्वी यादव उनको जानकारी देते हैं और तब जाकर के एक्शन लेते हैं। ऐसे में आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री को तो इस बात का एहसास ही नहीं, मुख्यमंत्री को तो इस बात की जानकारी भी नहीं है कि उनके जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं जो बनाए गए हैं उसमें 64% तकरीबन 64% 65% जो मंत्री हैं वो दागी हैं। तो जब उनको यही नहीं पता है और बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पता है, जैसे अभी हाल में देखिए कि जिस तरह से विकासशील इंसान पार्टी के जो सुप्रीमो हैं जो अभी सरकार में मंत्री हैं मुकेश सहनी, जिन्हें सन ऑफ मल्लाह भी कहते हैं, तो उनके भाई मंत्री के पद पर मंत्री के तौर पे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, उद्घाटन करते हैं और जो चीज़ें हैं वो जो गाड़ियाँ बांटी गई थी। तो इसकी जानकारी भी जब तेजस्वी यादव ने या तेजस्वी यादव की टीम ने जब सदन में दी, तब जाकर के मुख्यमंत्री ने उनको तलब किया, उनसे बात कही और उसके बाद जो सन ऑफ मल्लाह है मुकेश सहनी, उन्होंने माफ़ी मांगी।
तो चीज़ों को जब तेजस्वी यादव बताते हैं तब जाके उसका कुछ एक्शन होता है और तब जाके उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो कुल मिलाकर आज भी तेजस्वी यादव ने माना कि देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने जिस तरह से जो हाल के जो नई सरकार बनी है उसमें पूरी तरीके से लाचार, बेबस और मजबूर दिखाई दे रहे हैं, थके हुए हैं। एक उम्र का भी हवाला दिया उन्होंने कि वो थक गए हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि तेजस्वी यादव लगातार जगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्या कार्रवाई करते हैं ये देखना होगा। राना अब सोचेगा कि सदन के भीतर भी अगर भाई वीरेंद्र भी जो विधायक है आरजेडी से, वो भी इस तरह के आरोप अगर लगा देते हैं कि कितने ऐसे मंत्री हैं, कितने ऐसे विधायक हैं जिनको बिना शराब के तो नींद तक नहीं आती है, तो ऐसे में शराबबंदी असरदार कैसे होगी? मुख्यमंत्री के सामने ही उनके मुख्यमंत्री हाय हाय के नारे लगने लगते हैं। कहा आपने कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री हाय हाय के नारे लगते हैं, महागठबंधन मजबूत है, मजबूत स्थिति में है, भले 2/3 बहुमत न मिला हो लेकिन सरकार बनाने से थोड़ा सा पिछड़ गई है महागठबंधन की टीम। तो यही कारण है कि महागठबंधन की जो विपक्ष जो है वो मजबूत है, और ऐसी स्थिति में लगातार सरकार से सवाल पूछना, सरकार के ऊपर जो गंभीर आरोप है वो लगाना, इसमें बचने की कोशिश नहीं कर रही है ये महागठबंधन की टीम। महागठबंधन के नेता के प्रतिपक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, जिसके विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया राना कि देखिए जो बिहार के अंदर जो राजस्व की कमी आ रही है वो 3 गुना बढ़ सकता है। 3 गुना बढ़ने के पीछे भी शराबबंदी का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो शराब मान लीजिए 500 रुपये में किसी दूसरे राज्य में है, उसकी कीमत 1500 रुपये बोतल बिहार में पड़ रही है, तो 3 गुना कीमत हो गई। लेकिन अगर यदि सरकार चाहे तो शराब बेचकर ऐसे लोगों के राजस्व को, अपनी सरकार के राजस्व में 3 गुना वृद्धि कर सकती है, और उस वृद्धि से जो पैसे जो आएंगे राजस्व विभाग में, या जो राजस्व में जो वृद्धि होगी उस पैसे से रोजगार सृजन किया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार को ये बातें बताने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस अभी भी अडिग है, वो कह रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून या तो पूर्ण रूप से लागू हो, एक भी बोतल शराब ना मिले, कोई भी वैसा व्यक्ति ना मिले जो शराब पीता हुआ नजर आए, या फिर आप खुलेआम शराब को बेचें और 3 गुना मुनाफे के साथ सरकार चलाएं। इससे आपका भी फायदा होगा और जो पीने वाले हैं उनको भी दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना होगा। तो कुल मिलाकर बिहार में इन दिनों सिर्फ और सिर्फ राना शराब को लेकर चर्चा हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक कोई राजनीतिक बयान ऐसा ना हो जो शराब से जुड़ा हुआ ना हो। तो फिलहाल इन दिनों शराब भले ही न बिक रही हो, लेकिन शराब की चर्चाएं जितना बिहार में हो रही है शायद दूसरे प्रदेशों में उतनी नहीं हो रही है। शुक्रिया गौतम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। और ये बात एकदम सच है कि इतना चर्चा कहीं पर भी नहीं हो रहा है शराब को लेकर, जितना चर्चा शराब को लेकर बिहार में है। महाशिवरात्रि के अवसर पर तमाम शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बख्तियारपुर प्रखंड शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम मंदिरों में भोलेनाथ की पूजा अर्चना जारी है। शिव भक्त जला अभिषेक और पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भगवान शंकर का विवाह का दिन है, जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। आज लोग श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक अपनी कामना के लिए भगवान शंकर के यहाँ शिवालय में पहुंचकर जल, अक्षत, फूल सब चढ़ा के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा सारा मनोकामना पूर्ण हो और हमेशा खुशहाल जीवन रहे, सब चीज़ की प्राप्ति हो। झारखंड सरकार में सबसे कम उम्र के विधायिका अंबा प्रसाद कम समय में अपने कामों की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं। वैसे आपको बता दें कि आज उनका जन्मदिन है और आज शिवरात्रि पूजा भी है। इस खास मौके पर विधायिका अंबा प्रसाद से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन ने। क्या कुछ कहा उन्होंने इस बातचीत में, आपको सुनवाते हैं। किसी भी व्यक्ति के उम्र का सबसे जो महत्वपूर्ण और हसीन पड़ाव होता है वो युवा अवस्था होता है। लेकिन अगर उसी युवा अवस्था में आपको कई जिम्मेवारियों का निर्वहन करना पड़े और आपके सर पे आपके परिवार के साथ साथ पूरे समाज के जिम्मेवारियों का निर्वहन करना पड़े, तो आप कैसे करेंगे। हमारे साथ झारखंड विधानसभा की सबसे युवा विधायक अंबा प्रसाद जी हैं। आज इनका जन्मदिन है।
क्या कहेंगी आप? जन्मदिन को आप किस रूप में मना रही हैं? क्योंकि अब आप एक युवा के साथ साथ आम जनता के लिए आप एक जवाबदेही भी आपके पास है। जी, शिवरात्रि के दिन मैं जन्म ली हूँ, तो उस दिन 16 फरवरी था, तो बस ऐसे तो सारे लोग 16 फरवरी को ही बर्थडे मनाते हैं, लेकिन मेरे घर में शिवरात्रि को ही मेरा बर्थडे माना जाता है, तो हम लोग पूजा पाठ करके अपना जन्मदिन मनाते हैं। आपका नाम क्या इसी से रिलेटेड कुछ था इसलिए रखा गया था क्या? जी हाँ, शिवरात्रि के दिन जन्म ली थी, तो इसलिए अंबार नाम रखा गया था। अच्छा मैडम, पहले आप जब दिल्ली में तैयारी कर रही थी यूपीएससी की, उस दौरान आप अपने दोस्तों के साथ रहती थी, बर्थडे भी अपने हिसाब से मनाती होंगी, लेकिन अब जब सार्वजनिक जीवन में आ गई तो कहीं ना कहीं एक बंधन हो गया होगा और एक जिम्मेवारियों का अब बोझ आ गया होगा। देखिए, जिम्मेदारी अच्छी चीज़ है और बंधन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों के बीच इतने सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलता है, उनके साथ अब बर्थडे मनाते हैं, ये इससे स्पेशल और क्या हो सकता है। आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? लोगों के बीच जाती हूँ, वो खुद केक काटते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सिंपल रहता है, लोगों का बस प्रेजेंस रहता है और आशीर्वाद रहता है, इससे बेहतर मुझे नहीं लगता बर्थडे में कुछ और हो सकता है। अच्छा, इस बर्थडे में के दिन एक कॉमन सवाल है जो हर कोई आपसे पूछता होगा, खासकर आपके परिवार के लोग जरूर पूछते होंगे कि आप अकेली बर्थडे कब तक मनाती रहेंगी? जब तक मेरा मन करेगा। मन आखिर कब बदलेगा आपका? अभी नहीं बदलेगा। मतलब शादी का कोई विचार नहीं है अभी? पहले आप शादी कर लीजिए। मेरी शादी हो गई है। हाँ, तो देखिए, मेरे पास उतना समय नहीं मिलता ये सब चीज़ों का, मैं दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ और मुझे उसमें ही मन लगता है, तो अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं बनाया है और आगे का तो मुझे जानकारी उतना नहीं है, क्योंकि मेरे माँ पिताजी हैं, उनको हमेशा उनके आदर्श, वो मेरे आदर्श हैं, उनके दिशा निर्देश पे ही चलना है मुझे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, कहीं कहीं मन में एक टीस रहती होगी जब भी आप विधानसभा आती होंगी कि आपके मम्मी और पापा दोनों जनता की सेवा के लिए बने थे, लेकिन उनको षड्यंत्र करके फंसा दिया गया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो अंदर भारीपन सा हमेशा रहता है। लोगों के बीच खुश रहती हूँ, लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलती हूँ तो वो भारीपन महसूस होता है, और मैं आपसे सबसे यही प्रार्थना करिए कि जल्दी से मेरे माता पिता को न्याय मिल जाए। कोर्ट में सारा मामला लंबित है और हमने जांच भी हम सरकार के माध्यम से करवा रहे हैं उनके केसेस का, तो समय का फेर है, समय ज़रूर बदलेगा। इस बर्थडे के दिन क्या मांगेंगे भगवान से आप? अगर आपको भगवान कहे कि एक विश मांगो तो क्या मांगेंगे? बस मेरे मम्मी पापा सब, हम लोग पूरा फैमिली एक साथ घर पे रहें और मेरा क्षेत्र सुखी और संपन्न रहे। अंबा प्रसाद झारखंड विधानसभा की सबसे युवा विधायक हैं और ये अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हैं आम जनता के साथ, और इनका मानना है कि इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि इनके माता पिता जो झूठे आरोप में फंसे हैं, जैसा ये बता रही हैं, उस आरोप से मुक्त हो जाए। ये इनके लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा। सहयोगी विशाल के साथ राजीव रंजन, वीआईपी न्यूज, रांची। आगरा जिले में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना से आहत होकर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर पीड़ित और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आगरा में हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है। यह ट्वीट की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। आगरा के हादसे की खबर से आहत हूं। उक्त घटना में मेरे विधानसभा क्षेत्र के कई परिवार ने अपने लाल खोए हैं। ईश्वर मृत आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चंद्रपुरा थर्मल के मुख्य द्वार में डीवीसी को लेकर आपको बता दें कि जिस तरह से कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित किया गया था और उसी के अनुसार चंद्रपुरा थर्मल के पूर्व द्वार में डीवीसी यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने ठेका मजदूरों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है।
जहां मांगों पर पहल नहीं होने पर आगामी 17 मार्च से गेट जाम करने की चेतावनी दी है। यूनियन के शाखा सचिव बिगन महतो ने प्रदर्शन के क्रम में आयोजित गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए बताया है कि चंद्रपुरा प्लांट के ठेका मजदूर अलग अलग कंपनियों और संवेदकों के द्वारा शोषण का शिकार हो रही है। ठेका मजदूरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। आवास की समस्या से मजदूर जूझ रहे हैं, मगर इनके रास्तों के लिए क्वार्टर आवंटित नहीं कराए जा रहे हैं, यानी कि ताकि ये रह सके, इनके रहने के लिए क्वार्टर यानी कि इनको घर अलॉट नहीं किए जा रहे हैं। रवैया बहुत खराब है, दयनीय है। अगर प्रबंधन का रवैया सही होता तो 3 फरवरी को चिट्ठी दिए हैं और आज इतना दिन हो गया, जबकि इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ के गिरिडीह के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के साथ हम लोग कलकत्ता मुख्यालय में चेयरमैन साहब से बात भी हुई थी। बात होने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि यह सब काम जो जरूरी है ये किया जाएगा, लेकिन यहाँ के प्रबंधक ने वादा खिलाफी किया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुख्यात चंदन सोनार गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी, कुख्यात चंदन सोनार को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सिंगरौली से गिरफ्तार किया है चंदन को। कुख्यात अपराधी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुंदन जी, पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। कुख्यात अपराधी को, चंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए कि बिहार झारखंड में अपहरण उद्योग का किंगपिन माना जाता था चंदन सोनार, और चंदन सोनार पर अगर बात कर लें तो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात के साथ साथ झारखंड में 50 से भी अधिक अपहरण के मामले दर्ज थे। और स्थिति यहाँ तक थी कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम रख रखा था। और अभी जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सिंगरौली से चंदन सोनार को गिरफ्तार किया है, जहां पर वह होटल व्यवसाय में अपनी किस्मत आजमा रहा था। आपको बताएं कि चंदन सोनार लगभग 2008 से अपहरण के व्यवसाय में था और सबसे पहले उसने झारखंड के गोमिया से महावीर जैन का अपहरण किया था और उसके बाद रांची के प्रमुख जेवर व्यवसायी परेश मुखर्जी और होटल समूह के मालिक थे लव भाटिया, उनका अपहरण किया था। और उनके अपहरण के बाद झारखंड के भाजपा नेता मदन सिंह के बेटे और उनके 2 रिश्तेदारों का भी के अपहरण का आरोप चंदन सोनार पर था। चंदन सोनार इसके पहले बेऊर जेल और रांची के होटवार जेल में अपना समय बिता चुका था और 2011 में जमानत पर छूटने के बाद से वह मध्य प्रदेश के सिंगरौली में होटल व्यवसाय में जुड़ा हुआ था और वहीं से रहकर अपहरण की विभिन्न घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। चंदन सोनार की कह लें इसकी यह कुख्यात और तब हो गया जब इसने गुजरात के हीरा कारोबारी के बेटे सुहेल हिंगोरा को इसने दमन से अपहरण किया था और अपहरण करके इसे बिहार लेकर आया था। और जहां पर माना यह जाता है कि 25 करोड़ रुपए की फिरौती देने के बाद गुजरात के उद्यमी हनीफ हिंगोरा के बेटे सुहेल हिंगोरा को इसने 2013 के अक्टूबर में अपहरण किया था और नवंबर में जाकर लगभग 1.5 महीने के बाद उसे बिहार से ही रिहा किया गया था। तो इतनी सारे अपहरण के मामलों में जो संलिप्त चंदन सोनार को अब से थोड़ी देर पहले सिंगरौली से पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठीक है कुंदन जी, अब यूं कहा जा सकता है कि पुलिस ने अब राहत की सांस ली होगी। एक बड़े और कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया जिस पर 50 अपहरण के मामले दर्ज हैं। बिल्कुल के तमाम राज्यों की पुलिस, अगर हम बात करें बिहार झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और गुजरात की पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली है और अब यहां से इसके रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसे गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है और वहां से इसे लेकर पश्चिम बंगाल लेकर जाया जाएगा और वहां पर पूछताछ के बाद अब विभिन्न राज्यों की पुलिस अलग अलग मामलों में जहां इसकी तलाश थी और जैसा कि मैंने आपको पहले
बताया कि 50 से अधिक अपहरण के मामले इसके ऊपर दर्ज थे और हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके गिरोह काम किया करते थे, जहां पर रेकी करने के बाद यह हाई प्रोफाइल लोगों का अपहरण किया करता था। खास करके बताएं कि लव भाटिया जो रांची के प्रमुख होटल समूह के मालिक हैं, उनका बेटा था लव भाटिया और उसके अपहरण में पुलिस ने बहुत मुश्किल से इनकाउंटर के बाद लव भाटिया को मुक्त कराया था। सुहेल हिंगोरा की बात कर ले तो सुहेल हिंगोरा के अपहरण ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी और 25 करोड़ की फिरौती के बाद ही उसे मुक्त किया गया था। गुजरात और बिहार की पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बावजूद चंदन सोनार के गिरोह से अपहरण को जिसका अपहरण किया गया था उसको मुक्त नहीं कराया जा सका और 25 करोड़ की फिरौती के बाद ही उसे छोड़ा गया था। तो कह सकते हैं कि इतने हाई प्रोफाइल मामलों में संलिप्त चंदन सोनार की गिरफ्तारी से तमाम राज्यों की पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली होगी। के और अब क्या लगता है कि गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ होगी तो और भी तमाम राज खुल सकते हैं और तमाम चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन तमाम राज्यों में इसके अपहरण के अलग अलग गिरोह चला करते थे। तो अब इसकी गिरफ्तारी के बाद उन तमाम गिरोहों पर से पर्दा उठेगा और जहां जहां जो लोग इसके गिरोह में शामिल हैं, उन गिरोह के लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि तमाम राज्यों में अलग अलग जो अपहरण के मामले चल रहे थे, जिसमें चंदन सोनार की तलाश हो रही थी, उन मामलों को लेकर अलग अलग राज्यों की पुलिस अब इसे रिमांड पर लेकर उन तमाम मामलों के खुलासे की कोशिश करेगी। तो अब कह सकते हैं कि इन तमाम राज्यों के हाई प्रोफाइल लोगों के लिए भी राहत की सांस है, पुलिस के लिए भी राहत की सांस है और साथ ही साथ कई बड़े मामलों के खुलासे की भी संभावना जताई जा सकती है। के शुक्रिया कुंदन जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और ये तमाम अहम जानकारियां साझा करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।